जो लेक्चर होता है उसके दो बड़े पार्ट होते हैं। एक में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बीमारियों को, जैसे आज हमने ल्यूकीमिया को समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर होता क्या है, उसके बाद इसका इलाज क्या है, और फिर हम असूल इलाज जो ऑर्गेनन की बुक है होम्योपैथी की, हम उसको भी पढ़ते हैं। पहला पोर्शन मेरा कोई ना कोई जो कोलीग, दूसरा जो एलोपैथिक साइड से हम बुलाते हैं ताकि उनका नॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है तो हम समझ लें कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ये सिर्फ हम नहीं करते, बल्कि जितने दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट है, कोई ENT स्पेशलिस्ट है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, वो लैब से हेल्प लेता है जैसे हम ले रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कोई बुराई है कि हम किसी एक्सपर्ट को, पैथोलॉजिस्ट को बुला के उसकी हेल्प ले रहे हैं, बल्कि ये रूटीन, यूजुअली रूटीन की ये प्रैक्टिस है। जो दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, चाहे वो किसी भी शोबे का स्पेशलिस्ट है, वो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लैब हेल्प लेता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी हेल्प ले रहे हैं कि क्या डायग्नोस्टिक बनती है, और फिर हम अपनी अप्रोच लेते हैं। इससे पहले कि मैं आऊँ टॉपिक पे आऊँगे, और बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, और डॉक्टर साहबा ने आपको बड़ा मज़े से समझाया है। मतलब इतना डिटेल से और इतना अच्छे तरीके से समझाना हर बंदे के बस का काम भी नहीं है। और इस लेवल की लेडी जो इतनी बिजी शेड्यूल्स में है, ज़रा एक अपने शोबे को ऐड करना और उसका सारा कुछ फिर भी वो आपको आके समझाना, ये मुझ पे उनकी मेहरबानी है, उनका करम है। और मैं चूँकि मुझ पे होम्योपैथी के सिस्टम के बड़े कर्ज है, तो मैं भी कहता हूँ कि मैं इसको भी हल्का करता जाऊँ किसी न किसी तरीके से। तो जो असूल इलाज है, असल में हम ऑर्गेनन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, और हम सिर्फ मटीरिया मेडिका को पढ़ते हैं, और ना हम एनाटमी को पढ़ते हैं, ना हम फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, ना हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। तो हम जो है ना वो ज़्यादातर तवज्जो जो है ना वो मटीरिया मेडिक की तरफ देते हैं और सिम्टोमेटोलॉजी की तवज्जो देते हैं। तो मैं इसलिए हर जगह मेरी आजकल यही बहस चल रही है, डिफरेंट जिस फोरम पे भी मैं जाता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों में मैं एक टीवी पे भी प्रोग्राम करके आऊँ, शायद वो कल नशर होगा, तो उस पर भी मैं ये कह के आया हूँ कि हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें इन चीज़ों को जानना है। उससे आने से पहले मैं आज ये बात करूँगा कि अफरोज़म जो असूल इलाज को हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए, कि जो तरीके हैं इलाज के, जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी जब आप असूल से वाकिफ़ ही नहीं हैं, आपको ट्रैफिक के कानून नहीं होंगे तो आप बंदे मारेंगे, आप रोड एक्सीडेंट करेंगे, और आप ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। तो आपको एक ड्राइविंग करने के लिए भी उसके भी कुछ असूल होते हैं, रोड पे चढ़ने के लिए भी कुछ असूल हैं। इसलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस उस बंदे को नहीं दिया जाता जो वो पास नहीं करता। तो ये इंसान का इलाज करना, इसके प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो इसके भी कोई प्रिंसिपल्स हैं। तो जब तक आप इन प्रिंसिपल्स पे अमल नहीं करते, इनको नहीं समझ सकते, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। जिस तरह रोड पे टक्कर मारेंगे, आपको नहीं पता मैंने लेफ़्ट काटना भी है, यहाँ के नहीं काटना, साइन सिम्टम क्या बता रहा है, सिग्नल पे रुकना है नहीं रुकना। तो ये सारी चीज़ें आप जब लाइसेंस लेते हैं तो आपको सारा पता होता है कि मैंने राइट लेन में चलना है, मैंने लेफ़्ट लेन में चलना है, मैंने कहाँ क्रॉस करना है, मैंने कहाँ नहीं करना। तो इसलिए ये असूल भी पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं, इनको भी बड़ा समझना ज़रूरी है। सिर्फ मटीरिया मेडिका पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा आप एक्सीडेंट करेंगे, ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे। इससे बेहतर है कि आप गाड़ी ही ना चलाएं। तो जब गाड़ी चलानी है तो फिर आपको रोड, सिग्नल, साइन, इन सारों को देखना है, समझना है। वो कहता है लेकिन ये बात यकीनी है कि मुंतखब की दवा नहायत मौजू और मकदार में क्लीन होने की वजह से हार्ड मर्ज, एक्यूट मर्ज जो इसके बिल्कुल मशाबाहों को नहायत नरमी से ख़त्म कर देती है, बग़ैर किसी होम्योपैथिक अलामात पैदा किए, या यूँ कहिए कि बग़ैर किसी नई पेचीदा बीमारी पैदा किए
अक्सर दवा देने के फ़ौरन बाद या पहले घंटे में या चंद घंटे बाद मर्ज में थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है, जबकि दवा की मिकदार कलील ना हो। वो अनिमल पता क्या कहता है, बेहतरीन डॉक्टर वो है, बेहतरीन डॉक्टर वो है कि ऐसे शफा दे जैसे मक्खन से बाल निकाल लेते। और सियाने कहते हैं कि समझदार आदमी वो है जो सांप भी मार दे और लाठी भी बचा दे। यही है ना फोक विजडम, कि सांप भी मर जाए लाठी भी मर जाए। इसलिए अनिमन कहता है कि बेहतरीन मुआलज वो है जो मक्खन से जैसे बाल निकाला जाता है ना, इस तरह से निकाले ताकि मरीज को पता ही नहीं चले मैं ठीक हो गया हूँ। ये वो बात कर रहे हैं। वो कहता है अक्सर दवा देने पहले घंटे में चंद घंटे बाद मर्ज में थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, जिसको हम एग्रीवेशन कहते हैं, जबकि दवा की मिकदार कलील ना हो। कलील पोटेंटाइज, पोटेंसी जो कम होगी वो तकलीफ दे सकती है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका मतलब है मदर टंचर के जो करिश्मे हैं वो तकलीफात पैदा करेंगी। वो कहता है दवा की कलील मिकदार ना हो, आप पोटेंटाइजेशन की तरफ ना गए हो तो फिर तकलीफ हो सकती है। जब दवा की मिकदार ज़्यादा और ज़्यादा घंटों दवा की बीमारी के साथ इतनी ज़्यादा मुशाबत होती है कि मर्ज में ज़्यादती, मरीज़ को अपनी बीमारी में ज़्यादती महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत ये कुछ और नहीं बल्कि मर्ज से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखने वाली दवा की कदर से ज़्यादा ताकतवर बीमारी। तो वो कहता है कि जब हम ज़्यादा ताकतवर दवाई देंगे तो ज़रा एक फाइट होती है, लड़ाई होती है, जंग होती है, तो एक ने जीतना होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगी, जो पावरफुल होगी, वो पहली को शिकस्त देगी। ऐसे ही होता है ना, ये लॉ ऑफ नेचर है। ताकतवर कमज़ोर को दबा देता है, कमज़ोर कभी ताकतवर को नहीं दबा सकता, वो मर जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ जो सिमिलर है उसके साथ एक लॉ है जिसको कहते हैं सिमिलिमम। सिमिलिमम है ये है कि आप अगर दवा निकाल लेते हैं कि इसकी फर्ज करें रेमेडी जो बेलाडोना है, लेकिन आप उसकी पावर निकालने में कासर हैं, ताकत इसको कौन सी देनी है, तो रेमेडी प्लस पोटेंसी इज ए सिमिलिमम, रेमेडी प्लस पोटेंसी इज ए सिमिलिमम। तो इसलिए ज़्यादा ताकतवर दवा देना बुरी बात नहीं है, कम ताकत वाली दवा देना नुकसानदेह है। अब बात आपको समझी है। वो कहता है कि अगर हम पोटेंसी 1 m थी तो हमने 10 m दे दी तो एग्रीवेशन थोड़ी देर के लिए होगी लेकिन ठीक, लेकिन अगर हमने कम दी तो क्या होगा, मर्ज ज़्यादा ऊद कर आ सकता है, क्योंकि हमने उसका पूरा अहाता ही नहीं किया, हमने पूरी ग्रिप नहीं डाली उस पर। इसी तरह जैसे आप शेर को नहीं मार सकते तो शेर को डंडे से आप छेड़ दें, मतलब ये कम ही पोटेंसी हुई ना कि आपने उसको यूं कर दिया, उसने कहा अच्छा बच्चे मैं आता हूँ फिर देखता हूँ, तो उसको तो LG का कारतूस होगा, जब एक ब्रश जोर से लगेगा तो वो मरेगा। तो बीमारी को पकड़ने के लिए इसलिए वो कहता है कि जितनी ऊपर पोटेंसी में जाएंगे, जितनी मिकदार कलील होगी तो पोटेंसी इंक्रीज होगी। ये बड़ी अजीब बात है, लोगों को इसका कंसेप्ट ही नहीं आता। ओहो उसने बड़ी हाई पोटेंसी दे दी। अब यहाँ एक डॉक्टर बैठा हो कहता है मैं पिछले 10 साल आपसे इसलिए नहीं मिला कि लोग कहते हैं ये हाई पोटेंसी देता है। ओ भाई मैं तो कलील पोटेंसी देता हूँ, मैं तो मिकदार में कम दवाई देता हूँ, जिसको आप हाई पोटेंसी कहते हैं। हाई पोटेंसी ये है कि मैं 2 mg की जगह 4 mg दे दूं, जिसको मदर टंचर के 5 कतरे देने थे मैंने उसको शीशी पिला दी थे, तो हाई पोटेंसी होगी। ओ भाई मैं तो देता ही कलील मिकदार में हूं, मैं तो दवाई की कम मिकदार देता हूं, मैं 1000 देता हूं तो और कम है, मैं अगर 10 m देता हूं तो और कम है, अगर मैं 100 m पे देता हूं तो वो तो और कलील है। तो वो कहता है कलील ही में शफा है, कलील ही में शफा है। आगे चलेंगे, साइड समझ आई सफरोजम की क्या कहता है वो।
इसलिए इसको जानना बड़ा ज़रूरी। आते हैं ल्यूकीमिया, डॉक्टर साहब ने बड़ा मज़े का आपको समझाया। हम जो से जेनेटिक सीरीज़ पे हैं पूरी, और मैं ये उन लोगों से मेरी इल्तमास है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो गुमराह कर रहे हैं होम्योपैथी को, जो पस्ती में डालना चाहते हैं होम्योपैथी को। होम्योपैथी बड़ी मॉडर्न साइंस है, जदीद है, जो पस्ती में डालना चाहते हैं, जो कहते हैं मर्ज का नाम ना लो। अब अगर ल्यूकीमिया को आप नहीं समझते, ल्यूकीमिया एक मर्ज है, फिर इसकी काज को नहीं समझते, इसकी बेस को नहीं समझते, इसकी मैकेनिज्म को नहीं समझे, तो आप ब्लड की तो हज़ारों बीमारियां, आप ब्लड की कैसे ठीक करेंगे? आप देखें ना, उन्होंने ये कहा है कि आपको टाइफाइड में भी तो आपका जो WBC बढ़ सकते हैं, आपको सेप्टिसीमिया में आपके WBC बढ़ सकते हैं, आपको अपेंडिसाइटिस में WBC बढ़ सकते हैं, तो आपको कई जगह WBC बढ़ सकते हैं ना। तो आपने तो देखना है ना कि क्या वजह क्या है इसके अंदर, कहाँ बीमारी कौन सी है। आप एप्लास्टिक एनीमिया को अलग डील करेंगे, आप ल्यूकीमिया को आप अलग डील करेंगे, अब थैलासीमिया में भी तो ब्लड कम होता है, उसको आप अलग डील करेंगे। तो मैं अक्सर मैं जगह ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के तो अलग मेथड्स हैं कि हमने कौन सा मेथड मेरे पास सक्सेस है, कौन सा दूसरे के पास सक्सेस है, कामयाब है, कॉजेशन कामयाब है, सिम्टोमेटोलॉजी कामयाब है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट या मियाज़म है, कौन सा कामयाब, वो लद्दा बहस है क्या। लेकिन सबसे पहले तो आप इस बीमारी को तो समझे ना, अल्लाह के बंदो। आप कहते हैं हम बीमारी को समझना ही नहीं चाहते, हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते, हम तो मरीज का इलाज करते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि ल्यूकीमिया होता है कि आप किस मरीज का इलाज करना चाहते हैं। वो तो पेशेंट ही इज अ पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया। वो बंदा जिस मरीज का आप इलाज करते हैं वो मरीज ही ल्यूकीमिया का है। तो आप किस मरीज का इलाज करना चाहते हैं? आप बुत का इलाज करेंगे, वो कौन सा मरीज है? वो मरीज किसी मर्ज का मरीज है ना। वो इंसान जो नॉर्मल इंसान था, वो जब किसी मर्ज का मुब्तला होगा तो वो मरीज हो जाएगा। किसका मरीज होगा? टाइफाइड का मरीज होगा, ल्यूकीमिया का मरीज होगा, एप्लास्टिक एनीमिया का मरीज होगा। वो मरीज अल्लाह के बंदे वो किसी चीज का होगा ना, या वो किसी पीर का मरीद होगा, कुछ तो होगा ना। जब वो नॉर्मल से अब नॉर्मल में जाएगा तो उसके साथ आप कुछ लेबल तो करेंगे ना। वो उस्ताद है, वो माशियात का उस्ताद है, वो जोग्राफिया का उस्ताद है, उसके साथ ये लगाएंगे ना कुछ। वो होम्योपैथ डॉक्टर है, वो एलोपैथ डॉक्टर है, यार उसके साथ कोई लेबल तो करेंगे ना। वो किस चीज का मरीज है भाई? वो हम मरीज का इलाज करते हैं, वो आप खाक करते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कहते हैं मैं मरीज का इलाज करता हूं, मैं मर्ज का इलाज ही नहीं करता। वो जब एक नॉर्मल इंसान के साथ कोई मर्ज जुड़ेगा तो वो मरीज उस मर्ज का वो मरीज बनेगा। वो अलहदा कुछ बातें हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल उसको कैसे डील करेंगे। हम ये कहते हैं कि एक बीमारी 10 बंदों को लगती है, एक मर्ज 10 बंदों को लगती है, हम उसको एज ए इनफरादियत के तौर पर लेंगे कि यार इसको लगी है, इसकी वजह कोई और हो सकती है। अब उसने कहा कि 55 जीन्स इन्वॉल्व है ल्यूकीमिया में, यही कहा है ना। किसी में कौन सा जीन हो सकता है, किसी में कौन सा जीन हो सकता है, और वो जीन किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, उसके सोर्स अलग हो सकते हैं। तो ये कहना छोड़ दें, ये कहना छोड़ दें, मैं आपको कह रहा हूं ये कहना छोड़ दें। ये गैर साइंटिफिक बात है और ये गैर होम्योपैथिक बात है। जब किसी के साथ, एक नॉर्मल इंसान के साथ जो सेहतमंद इंसान है, जब बीमार होगा तो उसके साथ कोई मर्ज लाहक होगा तो बीमार होगा, वो तब मरीज बनेगा। हम सर्टिफिकेट भी लिखते हैं तो उस पर लिखते हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए, शी इज सफरिंग इन फीवर एंड शी इज एडवाइज ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट बेड रेस्ट, इसी तरह लिखते हैं ना। उसको किसी के साथ वो क्या आप कहते हैं मरीज है, किस चीज का मरीज है भाई? वो डिफरेंशिएट करें किस चीज का मरीज है वो। उसको चोट लगी है, उसको कोई सदमा हुआ है, या वो ऐसे ही बहाने लगा रहा है। आप लिखें बाकायदा और साबित करें कि इस मर्ज का मरीज है। आप कहते हैं मैं तो मरीज का इलाज करता हूं। किस मरीज का इलाज करते हो तुम?
कौन सा मरीज है तुम्हारे पास, उसको क्या है, वो जो क्या है वही मर्ज है ना, वैसे तो नॉर्मल इंसान है। तो मतलब अक्ल से काम लें, कहीं भी हनीमन। और फिर मैं कहता हूँ अच्छा रेपर्टरी कौन सी, को कहता जी मैं कोई फर्ज करें जी बहुत ही कहेगा जी मैं सिंथेसिस को, अब सिंथेसिस में भी ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक पड़ा हुआ है, सिंथेसिस में टाइफाइड का टॉपिक पड़ा हुआ है, तो वहां फिर मर्ज कहां से आ गया, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप देखते हैं, वहां भी एच पेलोरी पड़ा हुआ है। आपने हेपेटाइटिस सी का बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, और आप कहते हैं मैं मर्ज का इलाज नहीं करता, मैं मरीज का इलाज करता हूं। फिर क्यों लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, क्यों लिखा है? जुर्म है ना फिर तुम्हारे लिए कि तुमने वो लिखा हुआ है। मैं बात करूं दो जिससे असरे हाजिर की बात करूं और मैं 100 साल बाद की बात करूं। आप होम्योपैथी को तबाह करने पे तुले हुए हैं। लोग कहते हैं बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, आप कहते हैं हम बैक्टीरिया को मानते हैं। लोग कहते हैं यार वायरस एग्जिस्ट करता है, आप उसको मानते नहीं है। लोग कहते हैं फंगस एग्जिस्ट करता है, पैरासाइट एग्जिस्ट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आप कहते हैं नहीं मैं तो सिम्टम को देखता हूं। वो सिम्टम कहीं से क्रिएट होगी ना, तो आप अंगूर का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां पे अंगूर पैदा होगा, आप माल्टे का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां माल्टे की सिम्टम पैदा होगी कि माल्टे का पैदा होगा। जो बीज आप बोएंगे ना, जो बीमारी आप बोएंगे वो आपको नजर आएगी ना, उसकी शाखें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? और मैं आपको ये बताऊं कि नई नस्ल जो आएगी ना वो आपसे ये पूछेगी कि आपने हमें गुमराह क्यों किया। नई नस्ल आपसे ये सवाल करेगी कि आपने हमें क्यों गुमराह किया। हम सोसाइटी में बात करने के काबिल नहीं है, इसलिए पढ़ो इसको, पढ़ो बैक्टीरिया को, पढ़ो वायरस को, पढ़ो पैथोलॉजी को, पढ़ो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, और फिर इसका हल ढूंढो होम्योपैथी के अंदर। वो कहता है ल्यूकेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसलिए उसने पता है क्या खूबसूरत, उसने कहा कि विदाउट मियाज़मेटिक थ्योरी नो होम्योपैथी। व्हाट इज द मियाज़म? मियाज़म ये है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। अब हनीमन को आप कहते हैं हमारा, हम फॉलोवर हैं उसके, आप उसी की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। Leukemia is a genetic disorder that result in abnormal proliferation of blood cell of both myeloid and lymphoid cell। हमने इसको थोड़ा सा, जितना डॉक्टर साहब ने लेक्चर दिया हमने कोशिश की कि हमने 2 लाइनें लिखते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको। मतलब आप जितना समझें ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने थैलासीमिया को भी याद रखना है, आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी याद करना है, आपने एमपीएस को भी याद रखना है, आपने गोशर को भी याद करना है, आपने विल्सन को भी याद करना है। तो फिर आप अगर तो सारी डिटेल याद करें तो बड़ी बात है, लेकिन 2-2 लाइनें तो आपको पता होनी चाहिए। वो कहता है ल्यूकेमिया जो जीन्स का डिसऑर्डर है, जीन की खराबी है, उन जितने भी हमारे जीन्स हैं उनमें से 50 हैं, 40 हैं, 2 हैं, किसी एक जीन की खराबी की वजह से जो ल्यूकेमिया जो है हो सकता है। और ल्यूकेमिया क्या है? ये आपका जैसे हम ल्यूकोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, वाइट जो हमारा ब्रेन का गुदा है उसका कमज़ोर हो जाना, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ल्यूको वाइट सेल और ल्यूकेमिया उसकी प्रोलिफरेशन, उसका बढ़ जाना, वाइट सेल का बढ़ जाना, उसके अंदर जो खराबी है उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। पहली तो बात इतनी ज़हन में रखें।